तो आगे जानते हैं हम लोग संख्याओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, वे सभी संख्याएं जो गिनती की संख्याएं, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। जहाँ एक से शुरू होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं एक है, उसके बाद इन्फिनिटी तक गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और उसे n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या है? तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को शामिल करने लेने पर पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। सिर्फ प्राकृतिक संख्या पूरा और उसमें जीरो को शामिल कर दीजिए, पूर्ण संख्याओं का परिवार बन जाएगा, जिसे होल नंबर कहते हैं और उसे W से डिनोट करते हैं। W से डिनोट करते हैं। परिवार या इसे समुच्चय भी कह सकते हैं। वही हुआ, इसको समुच्चय बोलते हैं। इसको समुच्चय, इट मीन्स सेट, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, किसी भी थिंग्स का कलेक्शन सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार, समुच्चय या सेट में जीरो, जिसको शून्य कहते हैं, होता है। तो हम लोगों ने समझा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब आगे हम लोग समझेंगे ऑड, इवन, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या क्या है? इवन नंबर। तो सम संख्या को ई से डिनोट करते हैं। सम संख्या को ई से डिनोट करते हैं और दो का जो भी मल्टीपुल है, यानी कि जो भी दो से गुना होते चला जाता, दो का पहाड़ा जैसे आप पढ़ते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो भी दो से विभाजित होता है या दो का जो मल्टीपुल हो, मतलब गुणज हो, सम संख्या कहलाता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दो से विभाजित होने वाली सभी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि दो का जो अपवर्त्य हो सम संख्या होगा, दो का जो गुणज हो। इसका व्यापक रूप होता है
2 इंटू एम। कहने का मतलब व्यापक रूप मतलब जो किसी भी सम संख्या को रिप्रेजेंट करे। कहने का मतलब है कि 2m एक फॉर्म है ऐसा जो किसी भी सम संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल जैसे 4 है, जैसे 4 है तो 2 इंटू 2, यहाँ 2 हो गया और m का वैल्यू यहाँ पे 2। जैसे 6 हो गया तो 2 इंटू 3, यहाँ 2 और m का यहाँ पे वैल्यू 3 है। तो सम संख्या हम लोगों ने समझा। अब आते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या क्या है? वैसे तो हम कह सकते हैं सम संख्या को छोड़ने के बाद जो भी संख्या है विषम संख्या होगी। और जो भी 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या होगी। विषम संख्याओं को ओ से डिनोट करते हैं, विषम संख्या को ओ से डिनोट करते हैं, ओ से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1 हो गया, उसके बाद 2 तो सम संख्या है, काहे कि क्योंकि 2 खुद 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 3, 5, 7 इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। जो भी 2 से विभाजित न हो विषम संख्या होगी। इसका व्यापक रूप इसका भी फॉर्म 2m-1 के रूप का होगा। जैसे कि जैसे 5 है तो यहाँ 2 इंटू 3-1, 3 इंटू 2 6-1 5 होगा। इसी तरह से जैसे कि 7 है तो 2 इंटू 4-1। इसी तरह से यहाँ m हो गया 3, m हो गया यहाँ 4। तो हम लोगों ने समझा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या या इसको आप रूट संख्या भी बोल सकते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो एक से बड़ी वो प्राकृत संख्या है, एक से बड़ी वो प्राकृत संख्या है जिसका स्वयं और एक के अतिरिक्त, जिसका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी और गुणनखंड न हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं।
एक से बड़ी वह प्राकृत संख्या है जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि अभाज्य संख्याओं का सिर्फ दो गुणनखंड होगा, एक तो स्वयं और दूसरा एक, उसके बाद उसका कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक तो खुद एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक के बाद तो दो हो गया। क्या है कि दो का कौन कौन गुणनखंड है, एक और दो, तो दो एक अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि दो का एक और स्वयं जो दो है उन दोनों के सिवा कोई और भी गुणनखंड नहीं है, तो अभाज्य संख्या होगा दो। उसके बाद जैसे दो हो गया, दो के बाद तीन, तीन का भी क्या है एक और तीन के सिवा कोई नहीं है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 5, 7, इसी तरह से बहुत etc। जैसे कि दो हो गया अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक और दो इन दोनों के सिवा इसका और कोई भी गुणनखंड नहीं है, दो का एक और दो के सिवा और कोई भी गुणनखंड नहीं, तो दो क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। तीन, एक और तीन, 5, एक और 5, 7, एक और 7। जैसे चार, चार का कितना गुणनखंड है, एक, चार का एक गुणनखंड है पहला, दो और एक चार, तो एक और चार के सिवा इसका चार का गुणनखंड एक दो भी है, तो इसलिए यह भाज्य होगा, अभाज्य नहीं, इसलिए अभाज्य नहीं होगा, चार अभाज्य नहीं होगा। और भी इसी तरह से जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जिसका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड न हो। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, फिर आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि अभाज्य संख्या क्या है या रूट संख्या क्या है। तो अब जानेंगे कि सहभाज्य संख्या क्या है या को प्राइम नंबर क्या है। तो दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कि कोई भी कॉमन फैक्टर उस बीच में न हो, एक के अतिरिक्त, तो वो क्या होगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब उसका एग्जाम्पल जैसे कि हम लिख सकते हैं सहभाज्य संख्या में, को प्राइम ना हो, तो जैसे 4 है और 5 है, तो 4 और 5 में 4 का क्या होगा गुणनखंड, 1, 2 और 4, 5 का क्या होगा 1 और 5, तो दोनों में एक के सिवा कोई भी गुणनखंड है कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा सहभाज्य संख्या कहलाएगा आपस में। सहभाज्य संख्या में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभाज्य संख्या दोनों अभाज्य संख्या हो, चाहे कोई हो सकता है कि एक अभाज्य हो, एक भाज्य हो, एक अभाज्य हो, या दोनों अभाज्य हो, दोनों हो सकता है। जैसे कि 4, 5, जैसे 31, 33 ये भाज्य है, 33 भाज्य है लेकिन 31 अभाज्य संख्या है। तो इस दोनों का HCF 1 है और इस दोनों में एक के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका हो जाएगा 1 और 31, इसका हो जाएगा 1, 11 और 33, तो एक के सिवा दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों सहभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या मौजूद है। इसी तरह से कोई भी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर न हो, तो वो सहभाज्य संख्या कहलाएगी, आपस में सहभाज्य संख्या कहलाएगी या को प्राइम नंबर कहलाएगी। इसका एक पॉइंट है कि इसका
HCF हमेशा 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का या को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। काहे कि दोनों के बीच में एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि उसका HCF 1 ही होगा। तो HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है एक ही है, एक के सिवा तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए उसका HCF एक ही होगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 4 का कितना, 4 का 5 हो जाएगा, एक सहअभाज्य संख्या 4 के लिए 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, क्या है कि 2 है उसमें एक कॉमन फैक्टर, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, क्या है कि 4 खुद उसका एक फैक्टर है, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब बहुत सारा है। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, इससे भी लिख सकते हैं, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से भी। तो ये सब बहुत सारे, जिसमें सिर्फ देखना है हमको कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में सिर्फ एक ही हो, उसके सिवा कोई नहीं हो, तो दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे या को प्राइम नंबर कहलाएगी, और उसका HCF हमेशा 1 होगा। तो हम सहअभाज्य संख्या हम लोगों ने समझा। अब हम समझेंगे कि अभाज्य युग्म क्या है, या जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोल सकते हैं क्या है। तो अभाज्य युग्म कहने से ही पता चलता है कि युग्म मतलब कि जोड़ा, या जुड़वा अभाज्य संख्या भी उसको बोलते हैं, तो उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या है क्या? तो वैसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, वैसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, या इस तरह से बोल सकते हैं वे 2 क्रमिक अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या या भाज्य संख्या होती है। वे 2 क्रमिक अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या या अभाज्य संख्या सम संख्या या भाज्य संख्या होती है। तो इसको हम 31 और 33 और एक जगह लिखेंगे 17 और 19। हमने पढ़ा कि वैसी 2 अभाज्य संख्या, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? दोनों के बीच में 2 का तो अंतर है, दोनों के बीच में 2 का अंतर है, किंतु दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पे दोनों के बीच 2 का अंतर है, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या, ये भी 17 भी अभाज्य संख्या और 19 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 31 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 क्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए 17 और 19 क्या होगा? जुड़वा अभाज्य होगा। किंतु 31 और 33 तो जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। तो 31 और 33 होगा क्या? तो 31 और 33 होगा सहअभाज्य संख्या। इसी तरह जुड़वा अभाज्य होने के लिए या ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए दोनों का अभाज्य होना बहुत ही जरूरी है। जुड़वा अभाज्य होने के लिए दोनों का अभाज्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस दोनों में सहअभाज्य संख्या में कोई भाज्य संख्या भी हो सकता है और अभाज्य संख्या भी हो सकता है। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या में दोनों जो होगी सिर्फ अभाज्य संख्या होगी, तभी वो जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगी। और इसका भी HCF 1 होगा। काहे कि इसमें भी दोनों के बीच में एक के सिवा कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि 17 का देखेंगे तो 17 का 1 होगा और 17 होगा, 19 का देखेंगे तो 19 का 1 होगा और 19 होगा। तो दोनों में एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया, या इसको बोल सकते हैं अभाज्य युग्म। एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इसको ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या में क्या होगा कि सहअभाज्य संख्या में भाज्य संख्या भी हो सकता है, जैसे कि 31-33, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या में दोनों अभाज्य संख्या होगी। इस दोनों का यही डिफरेंस, खास डिफरेंस है। वैसे तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का भी हो सकता है। सहअभाज्य संख्या जो है, इन दोनों सहअभाज्य संख्या में जैसे कि 9 और 17, तो दोनों के बीच में बहुत का डिफरेंस है, लेकिन दोनों सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ जो होगा जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा कहने का मतलब जो क्रमिक हो,
जुड़वा का मतलब जो एक के बाद एक, कहने का मतलब वे दो, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, वे दो क्रमिक अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक सम संख्या या भाज्य संख्या होता है, तो वे जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म को नोट करना होगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, वे दो क्रमिक अभाज्य संख्या, वे दो क्रमिक अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल दो का अंतर हो, वे दो क्रमिक अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल दो का अंतर हो, और वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो हो, दोनों एक ही बात है। तो हमने अभाज्य संख्या समझा, सहअभाज्य संख्या समझा और अभाज्य युग्म समझा या ट्विन प्राइम नंबर दोनों या जुड़वा अभाज्य संख्या। तो अब आगे चलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर क्या है। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या या इसको कंपोजिट नंबर भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे एक से बड़ी प्राकृत संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो या होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, जैसे कि अब देखना है 4 है जिसका 1, 2 और 4, मतलब कि 1 और स्वयं 4 के अतिरिक्त 2 है, बीच में एक और एक्स्ट्रा गुणनखंड, तो ये भाज्य संख्या होगा। जैसे 6 हो गया, लेकिन 7 देखिए, 7 में 1 और 7 के सिवाय इसका कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या भाज्य संख्या होगा? नहीं, भाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 6 को देखिए, 1, 2, 3 और 6, तो मतलब 1 और 6 दोनों को छोड़ के यहाँ बीच में 2 और अभाज्य दो गुणनखंड हैं, तो 6 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या होगा। उसी तरह अब देखते हैं 2 क्या भाज्य संख्या है या नहीं? 2 भाज्य संख्या है या नहीं? तो 2 का क्या गुणनखंड है? 1 और 2। तो इसका डेफिनेशन क्या है? स्वयं और एक को छोड़ के जिसका कोई और भी गुणनखंड हो वही भाज्य संख्या होगा। तो क्या 2 का 1 और 2 के छोड़ के कोई है गुणनखंड और भी? नहीं है। तो इसका मतलब 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या, 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। दो एक अभाज्य संख्या है, 2 को भाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। और इसमें एक नोट और भी लिख लेंगे कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या को, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या सम या विषम हो सकती है। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर सम या विषम यानी कि ऑड या इवन हो सकती है। अब कुछ नोट्स लिखना है, मैं बोलते जाऊंगा और आप नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे छोटी सम संख्या 0 है। कहने का मतलब सबसे छोटी सम संख्या, हमने पढ़ा था सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी संख्या 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सभी संख्या। तो 0 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को 2 से विभाजित करने पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 क्या है? सम संख्या है। तो 0 सम संख्या होगी। तो सबसे छोटी सम संख्या 0 है। अब अगला सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा।
1 होगा जो कि 2 से विभाजित नहीं है। 1 जो है 2 से विभाजित नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या। ये 1 जो है 2 से विभाजित नहीं है, आप भी जानते हैं। अब लिखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? अभाज्य जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड न हो। तो 2 जो है, 1 को छोड़ के हमने डेफिनेशन में पढ़ा था अभाज्य संख्या के कि 1 से बड़ी प्राकृत संख्या से ही हम लोगों ने शुरू किया था। तो 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, तो 1 से बड़ी, उसके जस्ट बाद क्या है 2। तो 2 या तो कोई भी संख्या या तो भाज्य होगा नहीं तो अभाज्य होगा। तो 1 के बाद 2 क्या भाज्य है या अभाज्य है? तो 2 क्या है? भाज्य। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ कि 2 जो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2, 1 और 2, 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आगे लिखेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य तो है लेकिन 2 क्या है? सम हो जाता है। 2 सम है, ऑड है, क्योंकि 2 खुद 2 से विभाजित है। लेकिन 3 क्या है? विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। अब आगे लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ही दिया था 4 से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने भाज्य संख्या जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ से स्टार्ट किया था कि 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, तो यानी कि 1 से बड़ी तो 2, 3 और उसके बाद 4। तो 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अभी हमने पढ़ा है 2 और 3 अभाज्य संख्या के श्रेणी में आ गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? जिसका 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है, तो भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसको याद नहीं करना है, लॉजिकली समझना है। तो आप एक बार समझ गए लॉजिक से, तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे लिखना है 0 और 1। 0, 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। 0 और 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। आप अगर नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि वैसे टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है। फिर इसी में लिखेंगे आगे 2 के अलावा सभी अभाज्य विषम संख्याएं हैं। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। कहने का मतलब कि 2 एक ऐसी सम संख्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो 2 एक ऐसी, तो अभाज्य संख्या जो है ना, अभाज्य संख्या हमेशा विषम ही होगा। अभाज्य संख्या हमेशा विषम होगा, क्योंकि जब ये सम होगा, अभाज्य संख्या अगर सम होता तो सम होने का मतलब कि 2 से विभाजित होगा। सम होने का मतलब 2 से विभाजित होगा। सम होने का मतलब 2 से विभाजित होगा। तो 2 से जब ये विभाजित होगा तो तब जब 2 से जैसे ही विभाजित होगा तो एक और स्वयं को छोड़ के एक और से विभाजित होने लगेगा जो 2 होगा। तो उसी समय वह अभाज्य न होकर के क्या हो जाएगा? भाज्य बन जाएगा। उसी समय अभाज्य न होकर के क्या हो जाएगा? भाज्य बन जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा ये वाला। जब ये एक और स्वयं को छोड़ के मतलब 2 सम होगा तो 2 से विभाजित होगा, हमने यही पढ़ा है। तो इसलिए 2 ही एक ऐसा सम संख्या है
जो कि अभाज्य है, वरना 2 को छोड़ के जो भी संख्या है वो विषम ही अभाज्य संख्या होगा। 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्या है वो विषम होगी। तो 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, जैसा कि आपने समझा। और सभी विषम संख्या क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, जैसा कि हम देख सकते हैं 33, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 33 का, तो 33 क्या है? 33 एक विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं है। 33 2 से विभाजित नहीं है, तो 33 एक विषम संख्या है। लेकिन 33 का एक और स्वयं 33 को छोड़ के 11 एक जो है गुणनखंड है। एक और स्वयं के को छोड़कर एक और गुणनखंड है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब अभाज्य संख्या है। तो 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आगे लिखना है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। साधारण सी बात है। तो यहाँ तक आप आराम से नोट कर लीजिए, और इसको तो आसानी तरीके से हम लोगों ने समझा। फिर आगे चलते हैं। तो अब पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक क्या है, यानी कि इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर क्या है, पहले तो देखते हैं पूर्णांक है क्या। इसको आई या जेड से डिनोट करते हैं, आई और जेड से डिनोट करते हैं। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या उसका परिवार बनता है। इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, -∞ से 0 +∞ तक। तो पूर्णांक में हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्ण संख्याओं के परिवार को, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 0 से जो भी शुरू होगा, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से 1 2 मतलब इन्फिनिटी तक। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ जब प्राकृत संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यही नहीं लिखेंगे, -∞ तक। तो इस दोनों को शामिल जब कर लेंगे तो पूर्णांक का निर्माण होगा। लेकिन इसमें छूट क्या जाएगा? फ्रैक्शन, डेसिमल जो कि दशमलव है वो नहीं आएगा। सिर्फ इस दोनों को शामिल करने पर पूर्ण संख्या पूर्णांक का निर्माण होगा, यानी कि इंटीजर्स का निर्माण होगा। और इसमें एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको लिखना है z+ लिखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। z- इसको डिनोट करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 क्या है? 0 न तो धनात्मक है न ही 0 क्या है? 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप पूर्णांक समझ गए होंगे।
कि पूर्ण संख्या यानी कि 0 से 1 2 3 4 जहाँ तक गिनती कर सके आप इन्फिनिटी तक, अनंत तक, और फिर ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 1 2 3 4 जहाँ तक गिन सके, तो उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, तो उस दोनों को शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक का निर्माण होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा भिन्न अभी यहाँ पे भिन्न अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, काहे कि भिन्न एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अगली वीडियो में हम लोग एकदम डेलिबरेटली समझेंगे। अभी थोड़ा समझ लेंगे भिन्न के बारे में और फिर आगे की संख्या पर चलेंगे। भिन्न भिन्न कहने से यही पता चलता है कि मतलब फ्रैक्शन p/q के फॉर्म, p/q का फॉर्म या a/b कुछ भी उसको बोल सकते हैं आप। तो मैं भिन्न से यही समझता हूँ कि एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि p/q के फॉर्म को एक्सप्रेस करता है, या इसको बोल सकते हैं a/b, चाहे आप जो भी बोलें, मतलब कि अंश बाई हर, अंश बटे हर लिखते हैं जो वही भिन्न है। अब चाहे भिन्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ संख्या, जैसे 2 आप बोलते हैं कि 2/3 भिन्न है, आप बोलते हैं कि 5/7 भिन्न है, या -9/4, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही भिन्न है। भिन्न इसको भी बोलेंगे भिन्न, 2a/b + c, ये भी एक भिन्न मतलब फ्रैक्शन का ही रूप है, लेकिन अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। तो भिन्न को हम लोग यहाँ शॉर्ट में समझेंगे। भिन्न को सिर्फ ऊपर अंश नीचे हर, अंश बटे हर। तो भिन्न को समझे हम लोग a/b, या उसको a को ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिन्यूमरेटर। तो अभी हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन को यहीं तक समझेंगे कि अंश बटे हर मतलब कोई भी चीज़ a/b, कोई भी चीज़ जिसका एक्सप्रेशन a/b के फॉर्म में है फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बारे में आगे की वीडियो में हम डिटेल में, तो अभी इसके बारे में इतना ही समझेंगे। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, जिसको q से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या इसे q से डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है? कहता है कि p/q के रूप का गणितीय, p/q के रूप का निरूपण, p/q के रूप का निरूपण जहाँ p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। p/q के रूप का निरूपण जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और p और q क्या है? दोनों में कोई कॉमन फैक्टर न हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो कहने का मतलब है, जैसे उभयनिष्ठ p/q कहने का मतलब जैसे कि 5/10 हम लिखते हैं, तो यहाँ क्या है 1/2, दोनों के बीच में 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब कि 5 जो है दोनों के बीच में फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर। उसी तरह यहाँ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सहभाज्य संख्या दोनों होना चाहिए, जिसका HCF हमेशा 1 होता है। सहभाज्य संख्या होगा तो स्वाभाविक बात है कि एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, p और q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो।
क्यू इज, तो पहला कंडीशन तो पी बाई क्यू है जो जहाँ दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है इसको अगर 5/10 भी लिखा जाए तो एक परिमेय होगा, लेकिन इसको कभी भी इस तरह से नहीं, इस तरह से हमेशा लिखते हैं यूजुअली, तो इसलिए यहाँ पे। और तीसरा ये है q इज नॉट इक्वल टू 0। अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने लिखा 1/2, यहाँ 1/2 माइनस 2/4, 8/9, 0.333। इस तरह से और भी संख्या लिख सकते हैं। 22/7, √3, सॉरी 22/7, √4, ऐसी बहुत सारी संख्या होगी। जैसे सिर्फ सिंपल 5, जैसे 0/1 या कुछ भी 0 भाई कुछ भी 0 ही होता है। यहाँ दो बात हमेशा ध्यान देना है। यहाँ इसलिए इस कंडीशन को इसलिए बताया जा रहा है कि कोई भी संख्या मानिए x है, उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और दूसरा कंडीशन है 0 को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। इस दोनों कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। इसको मैं अभी समझाता हूँ। तो इस सब परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या इसलिए होगा कि तीनों को फॉलो करता है। यहाँ तो पूर्णांक है, पूर्णांक तो हमने बताया था कि गिनती की सभी संख्या उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो दोनों। अब जैसे इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि मतलब दशमलव को कैसे चेंज करते हैं। ये तो सिंपल दशमलव को तो आप चेंज कर लीजिएगा, लेकिन जो रेकरिंग है उसको कैसे चेंज करते हैं, तो इसलिए आगे की वीडियो में समझ लेंगे हम, और वहाँ समझ लेंगे किस तरह से परिमेय है। लेकिन फ़िलहाल अभी जान लेते हैं ये परिमेय है। तो कहने का मतलब है कि, और तीसरा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर है 4 9 7 मतलब कहीं भी 0 नहीं है। अब कहिएगा 5 जो है 5 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो दोनों 5 और 1 दोनों मतलब कि पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब गिनती की सभी संख्या और उसके साथ में हम ऋणात्मक चिन्ह जोड़ दें। 1 2 3 4 पूर्णांक वही संख्या, लेकिन पूर्णांक को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। पूर्णांक फ्रैक्शन नहीं है या दशमलव नहीं होगा, सिर्फ गिनती की संख्या है। जैसे 1 2 3 4, तो दोनों पूर्णांक है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। और q इज़ नॉट इक्वल मतलब कि हर जो है 0 के बराबर नहीं है, तो क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे √4 है, तो √4 को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जैसे 0/1 है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये भी परिमेय संख्या है। 0/1 भी, इसको शॉर्ट में इसको 0 ही आएगा इसका परिणाम। तो 0/1 भी परिमेय संख्या है। क्यों 0 एक परिमेय संख्या किस लिए है, यही समझाना है हमको कि 0 एक परिमेय संख्या किस लिए है। 0 को 0/1 आराम से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 और 1, 0 एक पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। तो P और Q दोनों पूर्णांक हो गया। P और Q में दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 1 है। यहाँ Q तो Q के बराबर में क्या है, 1 है, P के बराबर में 0 है। तो P इक्वल टू 0 है, लेकिन Q नहीं है। और कंडीशन क्या बोलता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ Q तो 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इसका परिणाम तो हमेशा 0 आएगा। इसका परिणाम कि x को कितने बार, x को इसी तरह से ना हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि 10 है बाई 2, तो 2 को कितने से गुना करें ताकि 10 कट जाए, तो 5, इस तरह से। तो x को कितने बार हम गुना करें ताकि 0, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन
इसको समझिए, 0 को कितने से गुना करे ताकि x कट जाए? कोई भी ऐसा संख्या नहीं आएगा। अभी के लेवल तक हम लोग यही समझेंगे कि इस लेवल तक जो आपका लेवल है कि 0 को ऐसा कोई भी संख्या से गुना नहीं किया जा सकता कि x कट जाए उससे, ताकि यहाँ पे कोई रिजल्ट हम लिख सके। जैसे कि 2 पंचे 10 लिखते हैं, x में 0 से गुना की, x में 0 से गुना कर देते 0, तो इसलिए इसको अपरिभाषित बोल देंगे, इसको अपरिभाषित या अनडिफाइंड बोलेंगे। तो इसलिए तो परिमेय संख्या में ये जो तीसरा कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो कंडीशन बोलता है कि p इज इक्वल टू 0 हो तो हो, लेकिन q इज इक्वल टू 0 ना हो। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से जब भाग देने जाएंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो जब ये अपरिभाषित होगा तो संख्या नहीं निकलेगा, संख्या फाइंड आउट नहीं होगा, तो फिर उसको परिमेय अपरिमेय हम चाहे कोई भी संख्या कैसे बोल सकते हैं। तो इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कहीं भी आपको किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हुए नहीं, मतलब 0 से भाग नहीं, जहाँ भी 0 से भाग होगा वहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। तो परिमेय संख्या यही कहता है कि हर कभी भी 0 ना हो। यही 3 कंडीशन इसको फॉलो। और परिमेय संख्या भी p/q के फॉर्म में है, और भिन्न भी हम जो थोड़ी देर पहले जिसके बारे में बात कर रहे थे, भिन्न भी क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? तो बहुत सारा बुक लिखता है कि चाहे बहुत जगह देखने को मिलता है कि यहाँ जो है p और q दोनों क्या होगा, यहाँ पूर्ण संख्या होगा, यहाँ p/q पूर्ण होगा, यहाँ पूर्णांक होगा, यहाँ पूर्ण होगा। तो पूर्ण जब ये होगा तो पूर्ण तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। पूर्ण में हम लोग क्या पढ़ा था, 0 से 1 2 3 मतलब कि इन्फिनिटी तक। तो यानी कि -2/3 भिन्न नहीं है, चूँकि बुक में लिखा हुआ है कि -2/3 बहुत जगह की भिन्न है, फ्रैक्शन है। अभी तो आप परिमेय संख्या से रेशनल नंबर समझ गए, जिसके q से डिनोट करते हैं, और इसका ये तीनों मतलब कि तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, वही परिमेय संख्या होगा। और जैसे 10 का स्क्वायर भी, मतलब बहुत सारे एग्जांपल, 10 का स्क्वायर भी होगा, परिमेय संख्या होगा, जो भी मतलब p/q के फॉर्म में हो और q इज नॉट, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि 10/5 लिखेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी हम 10/5 नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 लिखेंगे कभी भी, या 5/10 को हम कभी भी 1/2 लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखते हैं हम। तो यही ये जो दूसरा कंडीशन यही बताता है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है, जहाँ p एवं q पूर्णांक है, एवं दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। और इसमें आगे नोट में लिखेंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है, या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है। अब शांत क्या है, अशांत क्या है, इसको भी हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि शांत दशमलव प्रसार, जहां हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह से समझेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती क्या है। अभी फ़िलहाल इसको नोट कर लेंगे। और इसमें एक पॉइंट और पढ़ लेंगे, चीज़ों को आसानी तरीके से समझेंगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आसानी तरीके से जब हम लॉजिकली किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो फिर हमेशा याद हो जाता है।
एक दो बार रिवीजन की सिर्फ ज़रूरत है। समतुल्य परिमेय संख्या या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या इसको जैसे 2/3 है तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? 2 को अगर किसी भी संख्या से गुना करना है, अंश और हर को उसी संख्या से गुना, सेम संख्या के, जैसे 2/3 है तो इसका समतुल्य संख्या क्या हो जाएगा? जैसे 2 को 5 से गुना कीजिए कि इसको भी 5 से, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 2/3 और 10/15 दोनों बराबर है, मतलब दोनों समतुल्य है। तो 2/3 और 10/15 क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। वही है जैसे कि 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो वही 2/3 ही आएगा। तो यही समतुल्य परिमेय संख्या यही होता है, इसमें कुछ विशेष खासा है नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं। जनरली इसको लोग p से डिनोट कर देता है, या इसको इस तरह से लिख देते हैं √p, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p = r - q। अब r क्या है? r से हमने क्या डिनोट किया था, आगे चल के पता करेंगे। r रियल नंबर है, अभी किया नहीं, रियल नंबर नहीं पढ़े हैं। तो r रियल नंबर है और उसमें से q मतलब कि रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या को घटा देंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इस चीज़ को आगे हम देख लेंगे। रियल नंबर इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसका कोई मतलब कि ऐसा है नहीं कि p से ही डिनोट करते हैं आप, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इसके लिए। तो अपरिमेय संख्या क्या है? तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, परिमेय संख्याओं जो परिमेय संख्या है उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि यहाँ पे बोलता है परिमेय संख्याओं के बिल्कुल विपरीत है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p q पूर्णांक और q ≠ 0 हो। तो जैसे p/q यहाँ बोल रहा है कि दोनों पूर्णांक न हो, p/q दोनों पूर्णांक न हो। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q ≠ 0। तो p और q दोनों पूर्णांक होगा और q = 0 नहीं होगा, तो तब तो क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। p और q के रूप में अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3 है, √7 है, जैसे √11 है। तो √3 को, √7 के √11 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप बोलिएगा √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं p/q के रूप में, लेकिन √3/1 में एक तो पूर्णांक है, √3 पूर्णांक है, √3 पूर्णांक नहीं है। √3 क्या है? अपरिमेय है। √3 अपरिमेय है। √3 अपरिमेय है। तो क्या दोनों पूर्णांक हुआ? दोनों पूर्णांक हुआ? नहीं ना हुआ। तो दोनों पूर्णांक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तभी अपरिमेय संख्या होगा। p/q के रूप में तो लिख लीजिए आप, किसी भी संख्या के भाग में 1 दे सकते हैं आप, तो लेकिन वहाँ दोनों अगर पूर्णांक हो जाता तो परिमेय हो जाता। लेकिन अपरिमेय संख्या का यही कंडीशन है कि p और q, p/q दोनों पूर्णांक नहीं होगा।
जैसे √11 को √11/1 लिखेंगे तो एक तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन √11 अपरिमेय है। एक तो परिमेय नहीं, एक तो पूर्णांक होगा लेकिन √11 पूर्णांक नहीं है। हमने पूर्णांक का डेफिनेशन ये पढ़ा है कि 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी तक, बस उतना ही। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्याओं को छोड़ के परिमेय संख्याओं को छोड़ के सभी अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन कब तक? जब तक रियल नंबर में सिर्फ रियल नंबर में ऐसा हो सकता है, जैसे वास्तविक संख्या में, काल्पनिक में नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वास्तविक संख्या में क्या है कि परिमेय संख्या को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ अपरिमेय संख्या बचेंगी। अभी हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल वाला आगे के वीडियो में पढ़ लेंगे और वहीं से शांत अशांत कुछ और भाग से पढ़ेंगे। अभी नंबर सिस्टम में थोड़ा लंबा जाएगा। तो अपरिमेय संख्या आप लोगों ने समझा, अपरिमेय संख्या है क्या? अगर नहीं भी समझ में आता है तो फिर मैं रिपीट कर दूंगा अगले चांस आप अगर कमेंट बॉक्स में बोलें। सिर्फ इसका कंडीशन देखना है। यहाँ एक बात और समझ लेंगे कि 22/7 पाई, 22/7 क्या है? 22/7 और पाई दोनों में फ़र्क। पाई को 22/7 लोग लिखता है, पाई को 22/7 लोग यूज करते हैं बुक में, मतलब इसको सिर्फ यूज करते हैं। रियल वैल्यू इसका पाई का 22/7 नहीं है। रियल वैल्यू इसका 22/7 नहीं, जैसे रियल वैल्यू इसका बहुत मतलब अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब एक ठो शांत होता है, एक ठो अशांत होता है आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो शांत क्या है? जैसे 0.25 जो कि एक लिमिट के बाद रुक जाता है। अशांत वो है जैसे 0.255 एक लिमिट के बाद चलते रहता, मतलब कि एक वे में, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। जैसे 5 है तो सिर्फ 5 आगे बढ़ेगा, जैसे कि 0.123 123 इस तरह से, मतलब एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। और अशांत अनावर्ती वह है जो कि आगे तो कभी रुकेगा भी नहीं और ना ही किसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा, कभी रुकेगा भी नहीं और ना ही किसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। जैसे कि 0.10 110 1110, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं इसके बढ़ने का। जैसे पाई का जैसे आप पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14, फिर 159, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए पाई क्या है? पाई का रियल वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का रियल वैल्यू 22/7 कतई नहीं है। पाई का रियल वैल्यू क्या है? 3.141, इस तरह मतलब बढ़ते चला जाता है, कभी रुकता नहीं। तो इसलिए पाई क्या है? पाई इसलिए अपरिमेय है। और 22/7 तो अभी हम समझे हैं कि p/q के फॉर्म में जो भी हो और दोनों पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q तो यहाँ 7 है, 0 तो है नहीं, 7 है, तो क्या होगा? परिमेय होगा। दोनों पूर्णांक भी है और 7 तो 0 के बराबर है नहीं, 7 है, यहाँ पे बट्टे में 7 है, 0 तो है नहीं, तो परिमेय होगा। तो यहाँ हम अशांत अनावर्ती इसका मतलब कि दशमलव प्रसार है, इसलिए हम इसको अपरिमेय बोले। तो इसमें नोट में लिख लीजिए अपरिमेय संख्या के कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग उसको बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे आगे की वीडियो में, जहाँ डेसिमल पढ़ेंगे।
फ्रैक्शन पढ़ेंगे, डेसिमल पढ़ेंगे, आगे भी बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है। फिर सीखेंगे कि डेसिमल से उसको PYQ के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, शांत अशांत सभी को। तो अब समझते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या है। वास्तविक संख्या हम लोग अभी तक वास्तविक संख्या के बारे में ही जानते हैं। जैसे नंबर लाइन आप पढ़ते हैं, नंबर लाइन भी आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। नंबर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ नंबर लाइन ही है जो कि पूरे नंबर को, जो कि बहुत सारे, पूरे नहीं, बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर लाइन से ही मतलब कि पूरे नंबर का जो है उसके वैल्यू का, उसके पोजीशन का निर्धारण किया जाता है। उसी से मेजरमेंट उसी से बना हुआ है। तो उसको आगे हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या नंबर लाइन जिसे आप बोलते हैं वो रियल नंबर लाइन है, उसको हम वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं। उसे सिर्फ संख्या रेखा नहीं, वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं। तो नंबर, रियल नंबर क्या है? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या मिलकर क्या होती है, क्या बनती है? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जब मिलती हैं तो वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसे R से डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। रेशनल नहीं समझ लीजिएगा, रियल नंबर है इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं, वास्तविक संख्या। और इसको लिख लेंगे कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आसान सा चीज़ है, आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या होता है, जो कि आप लोग के लेवल का चीज़ नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए आप लोग को बता देता हूँ। काल्पनिक संख्या मतलब कि इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या है? तो इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब जिसमें सिर्फ √-1 को I से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर में। और वहाँ काल्पनिक संख्या में जैसे √-2, √-3, ये जितनी भी संख्याएं हैं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जहाँ भी आप देखिए रूट के अंदर माइनस, कहे कि रूट के अंदर माइनस जो है बाहर नहीं आ सकता, जिसको इसी का काल्पनिक संख्या, इसको I से डिनोट करते हैं। पूरा काल्पनिक संख्या होता है जो भी रूट के अंदर माइनस में, अभी फिर सिर्फ आप इतना समझिए तो काल्पनिक संख्या कहलाता है, जो कि अभी इसको आपको पढ़ना भी नहीं इस लेवल में। और इसको हम जैसे √-, इसको हम इस तरह से लिखते हैं √3i। √3i कहने का मतलब कि √3i, यहाँ i का वैल्यू क्या है? √-1। तो √3 इंटू √-1 क्या हो जाएगा? √-3। तो काल्पनिक संख्या है। जहाँ भी i देखें आप, काल्पनिक संख्या जहाँ भी i आपको दिखे काल्पनिक संख्या, इसका वैल्यू होता है √-1। रूट के अंदर जो भी माइनस में हो इमेजिनरी संख्या होता है। अब एक ठो है मिश्रित संख्या, या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दोनों का मिक्सचर है, काल्पनिक और वास्तविक का मिक्सचर है। इसको इससे डिनोट करते हैं Z = A + I × B। काल्पनिक Z हो गया काल्पनिक, A हो गया रियल, Z हो गया काल्पनिक, A हो गया रियल, और B भी रियल है, किंतु I आने की वजह से इसका पूरा पार्ट क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया।
मतलब कि काल्पनिक हो गया। तो काल्पनिक हो गया और ये रियल है मतलब वास्तविक हो गया। तो काल्पनिक प्लस वास्तविक मिल गया तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित संख्या का निर्माण हो गया। यहाँ जो है √3i, √3 क्या है, √3 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के श्रेणी में आता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाता है। तो अपरिमेय संख्या भी तो वास्तविक संख्या हुआ। तो √3 तो यहाँ मतलब कि वास्तविक संख्या है, लेकिन i होने की वजह से इमेजिनरी बन गया। तो इसलिए अब यह क्या कहलाएगा, √3i क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक कहलाएगा। तो वही काल्पनिक और वास्तविक को मिलाने पर जो है मिश्रित संख्या। चूँकि इसकी अभी कोई आपके क्लास का ये चीज़ है नहीं, फिर भी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। लगभग नंबर सिस्टम का कुछ भाग हम लोगों ने समझा है और आगे भी बहुत चीज़ें भी बाकी हैं, जो कि लगभग और 3-4 वीडियो या 5 वीडियो में समाप्त हो जाए पूरा नंबर सिस्टम। वहाँ हम लोग नंबर लाइन अभी बहुत सारा, जैसे शांत अशांत का प्रसार बताना है, उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे p/q के रूप में कैसे निरूपित करते हैं जानना है। फिर नंबर लाइन के बारे में डिटेल में जानना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ डिनोट कैसे करते हैं उसको जानना है। और आगे जो भी जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी रिलेवेंट चीज़ है, सभी को हम लोग बेसिकली समझेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। और कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आए तो।